प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि कहते हैं कि आपकी खूबसूरती में आपकी मुस्कुराहट चार चांद लगा देती है और आपकी मुस्कुराहट में आपके दांतों का अहम रोल होता है। तो इन्हीं दांतों को सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आज हमारे साथ जानकारी साझा करेंगी डॉक्टर विभूति केजरीवाल। तो डॉक्टर विभूति, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हम अपने दांतों की सफाई किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, दांतों की सफाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि हमें 2 बार ब्रश करना ज़रूरी होता है, एक सुबह उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले। दूसरा, हमें फ्लॉसिंग करना ज़रूरी होता है, जिसमें दांतों के बीच में जो गंदगियाँ होती है वो अच्छी तरह से निकलती है। और हमें जो ब्रश यूज़ करना है वो सॉफ्ट ब्रिसल होना चाहिए और हल्के हाथों से ब्रश करना है। जब ब्रश करें तो ऐसे 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल पे रखना होता है और हल्का सा मसूड़ों पे होता है और हल्का आपके दांत पे होगा और उसको गोल गोल घुमा करके आपको ब्रश करना है। और एक और बात का ध्यान रखना है कि हमें टंग क्लीन बहुत अच्छे से करना है, वो भी टंग क्लीनर से। अच्छा, जैसे आपने बोला ब्रश करना चाहिए, पर यूजुअली लोग आजकल रनी माहौल में रहते हैं तो वो माउथ वॉश का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो किस हद तक सही रहता है? नहीं, माउथ वॉश भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि माउथ वॉश में एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, जो जैसे हमारे मुंह में कुछ बदबू की दिक्कतें हैं या फिर मसूड़ों से खून निकल रहा है, तो ये सब में माउथ वॉश बहुत हेल्प करता है हमारा। तो वो भी एक हद तक बहुत ज़रूरी है हमें करना, लेकिन ये आपको ब्रश के विकल्प में नहीं यूज़ करना है, ब्रश भी करना है और माउथ वॉश भी यूज़ करना है। अच्छा डॉक्टर, जैसे मसूड़ों से खून भी आने लगता है, कभी किसी को सडन ऐसे आता है, किसी किसी को परमानेंट आता ही रहता है, तो इसकी क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, अगर मसूड़ों से खून आ रही है तो इसमें कई कारण होती है। जैसे अब अगर आप ब्रश बहुत ज़ोर से करते हैं, ज़ोरों से करते हैं, या फिर जिंजिवाइटिस की दिक्कत है, मतलब हम लोग जो पायरिया बोलते हैं आजकल, तो पायरिया है, या फिर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, तो ये सब में भी आपका खून आने का दिक्कत रहता है। तो इन्हें क्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दर्शकों को बताएं। इन्हें क्योर करने के लिए आपको यही अच्छी तरीके से ब्रश करना है, फ्लॉसिंग करना है, 1 बार दिन में 2 बार ब्रश करना है, माउथ वॉश यूज़ करना है, वो भी आपको ब्रश करने के आधा घंटे के बाद माउथ वॉश यूज़ करना है, मतलब दोनों में गैप होना चाहिए आपके माउथ वॉश और ब्रश में। और आपको टंग क्लीन करना है। ये सब कुछ अच्छे से करेंगे तो ये दिक्कतों से आप बचेंगे। और उसके अलावा आप डेंटिस्ट के पास विज़िट ज़रूर करें हर 6 महीने पे। और डेंटल स्केलिंग होती है जिसमें मसूड़ों की सफाई होती है अच्छी तरीके से, तो उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है, जो हर 6 महीने पे रिकमेंडेड होती है। जैसे डॉक्टर आपने बात की कि डेंटल स्केलिंग करानी चाहिए, पर लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं डर रहता है कि उनके मसूड़ों से मतलब दांत हिल जाएंगे या इनेमल वीक हो जाता है, तो ऐसी कुछ दिक्कतें आती हैं डेंटल स्केलिंग कराने से? नहीं, ये डेंटल स्केलिंग पे ये जो दिक्कतें बोल रही हैं वो एक मिथ है। मतलब कि डेंटल जो स्केलिंग होता है हमारी, वो जो ऊपर दांत के ऊपर जमी गंदगियां होती है वो मेनली हटाता है। मतलब जो मसूड़ों के अंदर गंदगियां जम जाती है तो वो उसे हटाया जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे हर 6 महीने पे, क्योंकि वो ब्रश के द्वारा जनरली नहीं हटता है। डॉक्टर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों की ओरल केयर पे कैसे ध्यान दें। जैसे छोटे बच्चे हैं तो यूजुअली उन्हें ऐसा सुनने में आता है कि उन्हें टूथपेस्ट नहीं देना चाहिए, अगर उन्हें टूथपेस्ट नहीं दे तो उनका ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करें? नहीं, देखिए, बच्चों का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना बड़ों का रखना है, क्योंकि बच्चों का दांत जो मिल्क टीथ हम बोलते हैं वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बड़ों का इम्पॉर्टेंट होता है हमारा दांत। और बच्चों को भी 2 बार ब्रश कराना है, एक सुबह एक शाम, रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। बस ये है कि जो बच्चों के ब्रश होते हैं उसमें टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट नहीं होता है। मतलब जो फ्लोराइड कंटेंट होता है वो 6 साल के बाद उसके टूथपेस्ट में होता है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो 6 साल के अंदर होते हैं, तो उन्हें केवल ब्रश देना चाहिए या उनके लिए कोई टूथपेस्ट वगैरह उन्हें दे सकते हैं? नहीं, टूथपेस्ट दे सकते हैं आप। टूथपेस्ट, वही मैं बता रही हूँ, टूथपेस्ट जो देंगे हम लोग
वो स्पेशल टूथपेस्ट आते हैं जो बच्चों के लिए टूथपेस्ट होते हैं, उसमें बस यही देखना होता है कि हमें फ्लोराइड कंटेंट नहीं होता है। वो 6 साल से जब ऊपर होंगे तो उनके लिए फ्लोराइड कंटेंट होंगे। और जब डॉक्टर बच्चों के दांत जब टूटते हैं, जो दूध के दांत होते हैं जिनको बोलते हैं, कभी कभी किसी को वो बहुत डिले होते हैं, तो उस कंडीशन में पेरेंट्स क्या करें? नहीं, जो बच्चों के दांत अगर डिले होते हैं तो उसमें डरना नहीं है, हम वेट कर सकते हैं, एक्सरे लेके देख सकते हैं। लेकिन अगर टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं तो उसमें हमें कंसर्न होना है, और उसके लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है जो हमें कराना होता है। और अगर ज़्यादा डिले आ रहे हैं तो आप एक बार डेंटल चेकअप करा लें। ठीक है डॉक्टर, अब ना ये एक ट्रीटमेंट आता है दांतों की सफाई के लिए, रूट कैनाल, तो आप हमें उसके बारे में थोड़ा बताएं। जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो मेनली इसलिए होता है कि अगर वो आपका जो कैविटी होती है या जो दांत की सड़न होती है वो आपके नस तक जब पहुंच जाए तो फिर हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हमारी जो नसें होती है या फिर जो हमारे नर्व्स होते हैं उसकी सफाई अच्छी तरह से होती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन हमारे रूट से हड्डी पे चली जाती है। तो उसकी सफाई करके हम लोग उसको बंद करके ऊपर से कैप लगाते हैं। पर डॉक्टर, जैसा मैंने सुना रूट कैनाल में काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से पेशेंट थोड़ा कतराते हैं, तो इसका कोई विकल्प है या फिर इतना ही टाइम लगता है? नहीं, रूट कैनाल आजकल सिंगल विज़िट होता है, और सिंगल विज़िट ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो एक ही विज़िट में हो जाता है, पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता है, अब एक ही विज़िट में होता है हमारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट। बहुत जगह 2 विज़िट भी लेते हैं, लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तभी हम 2 विज़िट लेते हैं, नहीं तो सिंगल विज़िट ही ज़्यादा अच्छा होता है। और हमारे आर्टिकल या स्टडी के मुताबिक सिंगल विज़िट ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतरीन है। और डॉक्टर, ये जो रूट कैनाल के साथ में एक डेंटल इम्प्लांट का है, तो उसमें क्या डिफरेंस है और क्या होता है डेंटल इम्प्लांट? देखिए, डेंटल इम्प्लांट एक ऑल्टरनेटिव है हमारा। जब हमारे दांत वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब जब रूट कैनाल फेलियर हो जाता है या फिर दांत वहाँ हमारे नहीं होते हैं, तो फिर हम डेंटल इम्प्लांट करते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट में जैसे हमारे दांत होते हैं उसके रूट होते हैं, तो उसी तरह हमारे वहाँ स्क्रू लग जाते हैं अंदर में, एक आर्टिफिशियल दांत ही आप वो समझे, और उसके ऊपर हमारा दांत या कैप लगाया जाता है। तो डॉक्टर, ये जो ट्रीटमेंट होता है इसका सक्सेस रेट क्या होता है? मतलब किस एज के ग्रुप में ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, या किस एज में नहीं कराना चाहिए, या स्पेसिफिक जैसे शुगर पेशेंट होते हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसा भी कुछ दिक्कतें होती हैं? हाँ, शुगर पेशेंट्स में हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। हम देखते हैं कि अगर शुगर उनका मैनेज्ड है तो हम डेंटल इम्प्लांट्स करते हैं, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हैं डेंटल इम्प्लांट्स में। और वो ज़्यादा अच्छा है ऑल्टरनेटिव ब्रिज के, जो हम लोग ब्रिज देते हैं और भी दांतों की घसाई होती है उसमें, उसके बाद हम बीच में एक दांत देते हैं जहाँ पे जगह होती है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट एक ऐसा ऑल्टरनेटिव आया है जिसमें हमें नेचुरल टूथ की तरह ही होता है, और वो बेस्ट है अभी के लिए, एक जहाँ भी जगह होती है उसके लिए लगाने के लिए। अब डॉक्टर, जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं, तो ये टीथ स्टेन होता है, तो इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? वैसे तो मतलब स्मोकिंग और ये अपने आप में ही खतरनाक है, करना ही नहीं इसका चाहिए। बचाव तो यही है कि आपको स्मोकिंग करना ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। उसके अलावा हम लोग स्केलिंग के द्वारा कर सकते हैं। जैसे अगर बाहर का स्टेन है तो हम लोग स्केलिंग, जो बोल रही थी मैम, उनके द्वारा हम लोग दांतों की सफाई करके वो स्टेन्स हटा सकते हैं। बट अगर इंटरनली स्टेन हो गई है, मतलब दांतों के अंदर हो गई है, तब उसके बाद ब्लीचिंग टेक्निक सब आती है, उससे भी स्टेन्स हटते हैं। डॉक्टर, अब आप जानना चाहेंगे कि जैसे माउथ कैंसर, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, माउथ कैंसर के भी कई कारण हैं। पहला तो ये है कि अगर आप तंबाकू, गुटखा और अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं तो होता है, या फिर आपके अंदर में कोई गाल, उस एरिया में, मसूड़ों के एरिया में कोई अल्सर है जो काफ़ी लंबे समय से है, या फिर कोई वाइट पैच आपको दिख रहा हो अंदर, तो उसके कारण भी होता है। बट इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपको एक बार डेंटल सर्जन के पास जाना है, एक बार दिखाना है आपको उनको कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और उनका वैसा सोल्यूशन निकलेगा। और ये जैसे अब दांतों में ठंडा गरम ऐसा कुछ लगता है, तो उसके बचाव के लिए या उसका ट्रीटमेंट क्या है, या क्यों ऐसा होता है कि दांतों में ठंडा गरम अचानक से लगना स्टार्ट हो जाता है? देखिए, ठंडा गरम लगना मतलब कि हमारे दांत में 3 लेयर होती है।
पहली लेयर होती है इनामल जिसे हम बोलते हैं, उसके नीचे होती है डेंटिन। जब दांत घिसने लग जाती है हमारी, तो फिर ऊपर वाली जो इनामल लेयर होती है वो घिस जाती है, उसके कारण हमारे झंझनाहट, दांतों में झंझनाहट होने लग जाती है। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर दांत में कैविटी है, मतलब कीड़ा लग गया है, सड़न हो गई है, तो भी आपको झंझनाहट हो सकती है, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन है वो हमारी नस तक पहुंच जाती है, तो उसमें आपको दिक्कतें आ सकती है, जो ठंडा गर्म लगना होता है। तो इसे क्योर करने के लिए हमें क्या कराना चाहिए? अगर ठंडा गर्म लग रहा है तो एक बार हमें एक्सरे लेकर के देखना होता है कि वो जो आपका दिक्कत है वो हमारी नस तक पहुंच गई है या फिर ऊपरी भाग में ही है। अगर ऊपरी भाग में है तो उसमें हम लोग उसको फिलिंग करके बचा सकते हैं, अगर नहीं तो उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, उसका भी रूट कैनाल हाँ जी। ट्रीटमेंट ही होता है। आजकल ये टूथपेस्ट वगैरह बहुत आते हैं सेंसिटिव हाँ। टेन के लिए, तो इसका कोई रोल रहता है या फिर जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है वो रूट कैनाल ही होता है? नहीं, देखिए जो सेंसिटिव टूथपेस्ट है वो भी एक हद तक हमें मदद करता है। अगर जो हमारे ऊपरी, जो मैं आपको बता रही हूँ, इनामल जो हमारा घिस जाता है, तो सेंसिटिव टूथपेस्ट वो आपको हेल्प करता है उसमें कि सेंसिटिविटी को कम करने में। बट अगर सड़न हमारी नस तक चली गई है तब वो उसमें हेल्प नहीं करेगा, तब आपकी टूथपेस्ट कोई मदद नहीं करेगी। तो आज के हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर विभूति केजरीवाल, जिन्होंने हमें अपने दांतों को स्वस्थ रखने और उन्हें सुंदर बनाए रखने के लिए काफ़ी जानकारियाँ साझा की। तो आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।